तो ये है संस्कृति गढ़ियाल, इन्होंने 92.2% स्कोर किया हुआ है। मैथ साइंस में इनके अच्छे नंबर है, मैथ्स में शायद 95 और साइंस में 85 है अकॉर्डिंग टू मी। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको अच्छा नंबर लाने के लिए। तो आपसे मेरा थैंक पहला यू सवाल ये है भैया। कि अभी जो आने वाले बच्चे हैं तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि सिलेबस क्या होता है ना, कई बार बच्चे सिलेबस खत्म करने में 1 जनवरी लगा देते हैं, तो उन्हें सिलेबस कब खत्म कर हम्म, लेना चाहिए, कितना प्रिफरेबल है, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कितना टाइम चाहिए सिलेबस को, कितने टाइम पहले खत्म कर ले कोई बच्चा अगर जो 10th का प्रिपेयर कर रहा है? अच्छा, तो पर्सनली मैंने सिलेबस बहुत लेट में कंप्लीट किया था। अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से थोड़ा पहले हो सकता था, बट मेरी गलती की वजह से सिलेबस पहले कंप्लीट नहीं हुआ। प्री बोर्ड 1 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए आइडियली, उससे एक नवंबर मंथ तक। पहले एटलीस्ट। नवंबर हाँ, तक। और उसके बाद प्रैक्टिस मतलब कि मेन की है हर चीज के लिए, स्पेशली मैथ्स और साइंस के लिए और एसएससी के लिए। इंग्लिश हिंदी लास्ट के 2-3 महीने भी हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो सकता है वो लास्ट के बोर्ड से 1 महीना पहले भी कंप्लीट हो सकता है। तो स्टार्टिंग से मेन फोकस सिर्फ मैथ्स में और साइंस में बस। तो कई बार बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है, कौन सी बुक लगाएं कौन सी बुक नहीं लगाएं, तो कौन सी बुक लगानी चाहिए एक अच्छे मार्क्स के लिए, कितना इनफ होता है, या फिर कौन सी रेफरेंस बुक देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आप लोगों को? रेफरेंस बुक्स मेरे हिसाब से 10th में नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मी सिंह भी नहीं है, आर डी शर्मा, कोई भी सॉर्ट की रेफरेंस बुक नेसेसरी नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये बात मेरे को स्टार्टिंग से पता नहीं थी कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है, आप ही ने बताई थी कि इंपॉर्टेंस होती है कुछ। और उसको लगाने के बाद ही जितना आज में नंबर आया है वो उसी की वजह से आया है। अगर मैंने नहीं लगाया होते तो जरूरी, बहुत ही कम चांस है कि मेरे 70 भी टच करते हैं मार्क्स। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स मेनली और एनसीईआरटी। अच्छा, सपोर्ट मटेरियल एग्जाम्पलर लगाएं बच्चे या नहीं लगाएं, क्योंकि उसके लिए भी लोग काफी देखते हैं तो। एग्जाम्पलर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, सपोर्ट मटेरियल। हाँ, सपोर्ट मटेरियल शायद इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम्पलर मेरे हिसाब से ज्यादा यूज में नहीं है। मतलब ज्यादा ही प्रिपेयर करना है कि एकदम 100 on 100 की एम है, तब एग्जाम्पलर हाँ शायद। वरना अगर मतलब कि मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए कि 100 की एम तो नहीं है, तो सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी इनफ है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में जो स्टडी होती है, कई बार लोग लास्ट टाइम में ढीले पड़ जाते हैं या कोचिंगें बंद हो जाती हैं, तो लास्ट टाइम की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होती है अच्छे नंबर लाने के लिए? लास्ट टाइम की स्टडी बेसिकली सेल्फ स्टडी होती है। तो लास्ट टाइम की स्टडी ऐसे सोच के नहीं करनी चाहिए, मतलब अभी लास्ट मोमेंट है, लास्ट डे है, कुछ आखिरी 2-3 घंटे बचे हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। लास्ट के 1-2 घंटे में भी बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पर्सनली साइंस में ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि मेरे को लगा था, आइडिया ही नहीं था आएगा, बट वो मैंने एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही उसके बारे में पढ़ा था, और तो क्वेश्चन अचानक से आ गया। तो मतलब यही है कि आप खुद से जितना प्रिपेयर कर रहे हो, खुद से कितना स्टडी कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कंपैरिजन टू कितना कोचिंग में या स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में क्या ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है सवालों का, या फिर जस्ट उसके नोट्स बनाना, थियरी बनाना जरूरी जरूरी है, मतलब किस चीज से मैथ में अच्छे नंबर आते मैथ्स हैं? में मैथ में नोट्स और थ्योरी एकदम पॉइंटलेस है, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है मैथ में नोट्स थ्योरी का। स्कूल से जो मिलता है वो भी मेरे हिसाब से पॉइंटलेस ही है, क्योंकि वो कोई नहीं पता है। उसमें सिर्फ ये है कि आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप फिर से कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर से ट्राई कर रहे हो, बार बार गलत करके फिर से उसको करना, वही की है मैथ्स को करने की। और तो कोई प्रैक्टिस, ऑप्शन ही नहीं है कि आप। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस। बेसिकली प्रैक्टिस से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। इस बार एक पैटर्न में हाँ। बदलाव हुआ था, पहली बार जब आप लोग इस बैच में थे तो स्टैंडर्ड और बेसिक का कॉन्सेप्ट हम्म। आया था, तो आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया था, सभी ने लिया था। तो हम्म। इसमें एक कई से ज्यादा एक बदलाव हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम्म। स्कोर पे कितना इफेक्ट पड़ा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये होता है कि या तो सही है या तो गलत है, तो उसका कितना हम्म। असर पड़ा इस पे स्कोर पे? मेरे हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं मेरे पेपर में, तो मेरे मार्क्स 94-95 से आगे जाके 96-97 पे भी जा सकते थे, क्योंकि मैंने जहाँ मार्क्स लूज किए मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में ही मार्क्स लूज किए हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर एमसीक्यूज नहीं होते तो मेरे हिसाब से मेरे मार्क्स आराम से 97-98 आ जाते, क्योंकि एमसीक्यूज में ये है कि आपको जो आप स्टेप्स लिख रहे हो ना, तो उसके मार्क्स मिल रहे हैं सीधा, या तो राइट ही होगा रॉन्ग होगा, तो आपको स्टेप्स के लिए हाफ मार्क 1 मार्क कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप टिक करके या फिर हल्का सा 2-3 लाइन में लगा के जा सकते हो। हाँ, अगर नहीं आता तो तुक्का सिर्फ। ठीक है, तो अभी आपने आगे क्या करने का सोचा है, कौन सा स्ट्रीम लेने का सोचा है, फिर क्या क्या आपने? आगे आगे मैंने पीसीबी लिया अभी फिलहाल, और पीसीएम भी मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं।
तो उस पे अभी चल रहा है, डिसीजन नहीं बना है वो, बट पीसीबी फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो समय देने के लिए काफी थैंक यू आपको, और अवेलेबल सजेशन के लिए। तो जी भैया। बधाई हो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो ये है अंशु रावत, और इन्होंने अपने स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया हुआ है, और इनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। ठीक है अंशु, तो कंग्रेचुलेशन, तुमने काफी अच्छा जी स्कोर सर। किया हुआ है। 92.6% इनका नंबर है। और इनको हम लोग अब बात करते हैं। तो अंशु, इस बार के 10th का पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जैसा कि इस बार कई सारा पैटर्न बदला था, ऑब्जेक्टिव किया गया था, सब्जेक्टिव किया गया था, तो इस बार के पेपर में पीछे के पेपरों की तुलना में क्या डिफरेंट था? जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर के आ गए थे, तो उसमें या तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे सही रखने पे, या तो नहीं मिलेंगे। तो उनकी वजह से कुछ फर्क पड़ा है रिजल्ट्स पे इस बार, या फिर पेपरों में? चांसेस हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस इतने कब कुछ ट्रिकी हैं, कुछ कुछ, लेकिन उसी हिसाब से सिंपल भी हैं। मतलब 5-6 नंबर देखा का जाए तो फर्क? मार्क्स गेनिंग वाले क्वेश्चन। अच्छा, 5-6 नंबर का फर्क पड़ा है हर चीज में। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहेगा तो उसे आप कौन सी किताबें सजेस्ट करोगे कि कौन कौन सी किताब पढ़े, या फिर कौन कौन से चीजों को प्रैक्टिस करे जिससे उसके अच्छे मार्क्स आए? एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे कि हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी तो हमने सिर्फ सपोर्ट मटेरियल, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, क्या ये एनफ है बोर्ड के लिए, या फिर हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो इनफ है। चाहे तो क्या कहते हैं, इंटरनेट से भी कंटेंट निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, ले मतलब एनसीईआरटी मस्ट है, लेकिन एनसीईआरटी सपोर्ट एनसीईआरटी। मटेरियल, इसके बाद मेरे हिसाब से सैंपल पेपर ज्यादा बेटर रहता है लगाना, और प्रीवियस ईयर हाँ, पेपर, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से पहले। और एक बात और, किसी भी बच्चे को जो 10th की तैयारी कर रहा है, उसे अपना सिलेबस कब खत्म कर लेना चाहिए? अक्टूबर, नवंबर, कब तक? पहली बार सिलेबस कब खत्म हो कम जाए तो से बेटर है? कम ज्यादा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसके बाद पढ़ने मतलब रिवाइज करने का टाइम और मिल जाता है। और बार बार मतलब जो चीजें तुम्हें समझ नहीं आई हैं, तो उसे पढ़ने का और मौका मिल जाता है। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस नवंबर तक खत्म कर दिया था, तो हमें टाइम मिला था एग्जाम लेने का, ग्रुप, और जो हमने सैंपल पेपर लगाए थे, 10 के आसपास लगाए थे, तो उसका कितना बेनिफिट हुआ एग्जाम में? और जो हमने टेस्ट सीरीज लिया था, टेस्ट दिया था 1 महीने पहले, तो उसका कितना एडवांटेज आया था पेपर के पहले, कि फियर खत्म हो गया, या फिर एक आइडिया मिल गया कैसा पेपर आने वाला है, या फिर कितना एडवांटेज होता है हाँ, इन चीजों का? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एडवांटेज तो था, क्योंकि उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है, अगर पेपर अगर लगाने पेपर के अच्छा बाद। जाए। हाँ, और और क्या कहते हैं, हार्ड क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि टफनेस क्या पूछ सकता हम्म। है ना? तो अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से जैसे आपसे तैयारी करना चाह रहा हो, या फिर उसको आगे कुछ ज्यादा अच्छा स्कोर करना चाहिए, तो उसे लिखने की स्ट्रेटेजी के बारे में क्या होना चाहिए, कि किस तरीके से वो अपना कंसिस्टेंसी बना के चले? जैसे पेपर था 3 घंटे का, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है, तो उन बच्चों के लिए जो धीरे लिखते हैं, उनको क्या सजेशन है? वो प्रैक्टिस करें तेज लिखने का, या फिर क्या करें वो? हम मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरी भी स्टार्टिंग में स्पीड कम थी काफी। तो क्योंकि दो बोर्ड तीन में तो फिर पेपर। भी मैंने सभी अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस। हाँ हाँ। मेन जो है, जो तुम्हें सबसे पहले आए उसे अटेम्प्ट करो। हम्म। मैं तो जनरली यही फॉलो करा था मैंने। अच्छा, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट सीरीज जब हम लोग ले रहे थे, तो उसमें भी स्पीड स्लो हो रही थी। ये बार बार उठ रहा था कि हाँ, क्वेश्चन रह जा रहे थे, टाइम लिमिट में ज्यादा लग रहा था, 3 की बजाय 3.5 घंटे लगने लगे थे। तो टाइम लिमिट का ध्यान में रखेंगे बाकी लोग। ठीक है, तो इस तरीके से और आगे आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ना पसंद करेंगे? क्या आपका टारगेट है बनना? थोड़ा सा इस बारे में बच्चे जान जाए। मैंने मैंने तो कॉमर्स सोचा है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बिल्कुल सही, ठीक है। विद मैथ्स। ठीक है, तो इनका जो है वो कॉमर्स विद मैथ है, तो बढ़िया है, इनके रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ है, और इन्होंने अपने स्कूल में फर्स्ट स्कोर किया हुआ है, पहले पोजीशन पे है, तो इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आपको समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू आज सर। एंड करते हैं रिकॉर्डिंग। तो चलिए, अभी हमारे साथ हैं प्रतीक कुमार, और इन्होंने जो है 90.2% का स्कोर किया हुआ है। इनका मैथ में हाईएस्ट स्कोर है 93 आउट ऑफ 100 अपने पूरे मतलब स्कूल में, ये सब्जेक्ट टॉपर है। तो ये सेंट पॉल दिल्ली के आया नगर के हिस्से में पढ़ते हैं ये लोग।
तो पहले तो बहुत बहुत बधाई अच्छे नंबर लाने के लिए प्रतीक। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे, कोई भी बच्चा जो आता है अपकमिंग, क्योंकि हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड करें उनके सजेशन के लिए, तो क्या सजेस्ट करोगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई करें, सिलेबस कब खत्म करें, कौन कौन सी बुक फॉलो करें और क्या जरूरी है लगाने के लिए, किस तरीके से मेहनत करके वो एक एवरेज बच्चा भी अच्छा नंबर ला सकता है, तो इस बारे में थोड़ा बहुत बताओ। सर पहली बात तो कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के अलावा। अच्छा एनसीईआरटी एक बार आप 2-3 बार रीड करो वो काफ़ी है। अच्छा और एनसीईआरटी के थ्रू ही बहुत सारी बुक्स दे रखे हैं, जैसे एक एग्जाम्पलर हो गई, सपोर्ट मटेरियल, ये सब वो फॉलो करो, हो जाएगा अच्छा। अच्छी खासी। प्रीवियस ईयर पेपर का कितना इंपॉर्टेंस होता है? प्रीवियस ईयर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लास्ट में लगानी चाहिए। पहले अपना पूरा सिलेबस, हर चीज़ कंसेप्ट, हर चीज़ क्लियर करो, फिर लास्ट में जब टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। तो हमें अपना सिलेबस कब तक खत्म कर लेना चाहिए? अक्टूबर नवंबर कब तक? सिलेबस जैसे फरवरी में मान लो पेपर होते हैं, तो आपका सिलेबस मतलब आपको 3 महीने का टाइम तो चाहिए रिवीजन के लिए। अच्छा, रिवीजन मतलब तो बाय नवंबर के दिसंबर अराउंड? या फिर हो सके तो नवंबर तक कंप्लीट कर लो सिलेबस। अच्छा, नवंबर के अराउंड हम खत्म कर लें अपना सिलेबस। और जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया था, तो उस टेस्ट सीरीज का कितना फायदा हुआ, उससे क्या कुछ पता चला कि हमें क्या एग्जाम में क्या गलती हो रही है, क्या कमी हो रही है, टाइम मैनेजमेंट भाई समथिंग? उसी से अपनी मिस्टेक्स रियलाइज कर पाए हम। अच्छा। बाकी प्रैक्टिस तो हुई थी, काफ़ी हुई थी, मैथ्स की, हर चीज़ की, साइंस की। एक एवरेज बच्चे को जो जिसने अभी 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ा हो कभी, उसको कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए, किस तरीके से टाइम मैनेज करे अपना? देखो कितने घंटे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए रोज। अगर आप शुरू से पढ़ोगे तो 4 घंटे? शुरू से पढ़ते हुए आने चाहिए। हाँ, लास्ट टाइम में पढ़ना कितना जरूरी होता है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए? लास्ट टाइम में देखो, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो लेकिन आपने लास्ट के टाइम में नहीं पढ़ा तो फिर कोई फायदा नहीं है। स्कोर नहीं हो पाएगा। लास्ट की मेहनत ही होती है। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते लेकिन लास्ट के 2-3 महीने पढ़ लेते हैं, फिर भी 80 के पार ले आते हैं। वही बात है। तो दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे कोचिंग में, तो जो कॉम्पिटेटिव माहौल था उसका कितना असर पड़ता था? जैसे एक पास में बैठा हुआ सवाल लगा ले रहा है, हम नहीं लगा पा रहे, तो एक मोटिवेशन मिलता है या फिर कैसा माहौल होना चाहिए? हाँ वही है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो माहौल ही है। माहौल है, कंपटीशन है, तो फोकस है। ठीक है, तो मतलब आ जाते हैं अच्छे नंबर अगर कंपटीशन रहता है तो, माहौल रहता है, अच्छा। पढ़ाई में भी मन लगता है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होते। हाँ, तो एक माहौल भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारी कोचिंग का माहौल कैसा था, किस तरीके से उसको 10 में से कितना रेट करेंगे आप? 10 में से 11। वो ठीक है, 10 में अपने से 11। अपने बैच को सभी रेट करते हैं ज्यादा। तो मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि मैथ में अपने अच्छा स्कोर किया हुआ, प्री मैथ्स बोर्ड में भी में आपका अच्छा स्कोर था। जो सबसे बेसिक बुक है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हर एक सवाल, हर एक एग्जाम्पल आपको लगाना आना चाहिए। 2-3 बार तो कम से कम एनसीईआरटी करो। फिर बाकी बुक्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सपोर्ट मटेरियल, ये दोनों कर लो, इनफ है। और लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ सैम्पल पेपर। तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। हाँ, कोई भी रेफरेंस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी चाहिए, इससे कोई मतलब खासा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक 10th है, के लिए कई तो बार नहीं लोग लेनी चाहिए, बाकी आगे ले लो कभी भी। ठीक है। तो वैल्यूएबल सजेशन देने के लिए आपको काफी काफी थैंक यू। तो आप बताइए, आप आगे क्या पढ़ना चाहेंगे? आगे आगे कौन से स्ट्रीम लेना चाहेंगे? आगे अभी जैसे कि आपने गाइडेंस दिया है तो पीसीएम ले लिया है, नॉन मेडिकल फोकस है, आईआईटी के ऊपर जी। मतलब पूरा फोकस है कि आगे एक इंजीनियरिंग के फील्ड में कैरियर बनाने का, यानी साइंस के फील्ड में? साइंस की फील्ड में, यस सर। ठीक है, तो हमारी तरफ से, एक्सॉर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके करियर के लिए। समय देने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, ये है सिद्धार्थ रावत और ये सेंट पॉल स्कूल से पढ़ते हैं। इन्होंने भी 91% स्कोर किया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो इनसे मिलते हैं। तो बहुत बहुत बधाई सिद्धार्थ, अच्छे परसेंट लाने के लिए। और यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी बच्चे हैं वो फायदा उठा सके एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं और एक्सपीरियंस बताते हैं लोगों को, तो वो काफी काम में आता है। तो अगर कोई जैसे बच्चा पढ़ना चाहे 10th में, उस अच्छे स्कोर के लिए पढ़ना चाहे, तो उसे अपना सिलेबस कब तक खत्म कर देना चाहिए
और कितनी मेहनत करनी चाहिए दिन भर में ताकि वो सिलेबस खत्म कर पाए, अगर कोई एवरेज बच्चा है? अकॉर्डिंग टू मी तो दिसंबर से पहले उसे सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए ताकि उसे रिवीजन करने का टाइम मिले, एंड टाइम में नहीं पढ़ने बैठे। हाँ। दिसंबर से पहले अगर उसका सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवाइज कर सकता है बार बार। तो यानी हम लोगों ने जो हमारा जो सिलेबस था वो हमने नवंबर के पहले खत्म किया था, नवंबर के आसपास। तो उसमें हमें 2 महीने मिल गए थे प्रैक्टिस के लिए, है ना? तो सपोर्ट मटेरियल, एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने रिकमेंड किया था। तो क्या ये तीनों चीजें एनफ हैं बोर्ड के लिए या फिर किसी बच्चे को और भी किताबें लगानी चाहिए? सही एनफ है तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें साथ में, चैप्टर वाइज लगा लें, बहुत है इतना, और एग्जाम्पल और सपोर्ट के 1-2 क्वेश्चंस रोज लगा लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का और टेस्ट सीरीज देने का कितना फायदा होता है एग्जाम में? बहुत फायदा है, हमें पता चलता है कि हमें कितने एबिलिटी आंसर करने की बोर्ड के क्वेश्चंस, और बहुत हेल्पफुल रहता है ताकि हम देख पाए कितने सारे हैं। टाइम लिमिट के बारे में भी पता चलता है, कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। अपनी गलतियां, स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं पेपर के साथ साथ, अपनी गलतियां दूर हो जाती हैं। तो जब हम लोग कोचिंग में पढ़ा करते थे या फिर पढ़ाया करते थे तो उसमें ग्रुप में पढ़ने का क्या एडवांटेज था? जब साथ में मिलकर कई लोग पढ़ते थे तो एक अच्छा सा माहौल बना था ग्रुप का। तो उसमें क्या मतलब क्या फायदा होता था ग्रुप में लगाने का? जैसे एक बंदे ने सवाल लगा लिया तो दूसरे को देख के एक अलग सा एक लगाने का मन करता है, चलो दूसरा लगा ले रहा तो मैं भी लगा ले रहा हूँ। कुछ इस टाइप का क्या माहौल था हमारे जब हम लोग पढ़ते थे? एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट बन जाता है ताकि मतलब इसने लगा ले तो हम भी लगाएंगे, और तेज लगाएंगे और फास्ट लगाएंगे, घर जाके और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उसको तेज लगा पाए। थोड़ा डाउट क्लियर होगा हमें। एग्जाम के कितने दिनों पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर लगाना शुरू कर देना चाहिए? मैं 1 महीने 2 महीने पहले या फिर लास्ट में? हाँ, 1 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए। नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म है। कई लोग लास्ट में लगाते हैं, सिलेबस खत्म नहीं कर पाते। हाँ, ये बार बार हो रहा है कि सिलेबस को नवंबर तक खत्म कर दिया जाए, देन आप अच्छे से कर पाओगे। तो अभी आपको आगे क्या करने का प्लान है? आगे तो जेईई के एग्जाम्स देने की तैयारी चल रही है अभी 11th 12th में। साइंस पीसीएम लेके। मैथ्स स्ट्रीम लोगे आप? यस सर। ठीक है, तो अभी जो बदला हुआ पैटर्न था, जो आपके टाइम में पैटर्न बदल गया, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए, तो उनका रिजल्ट से 5-6 नंबर का असर पड़ा होगा। तो ऑब्जेक्टिव में सही होता है तो सही मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। नहीं, ठीक है, तो यस सर। तो इसमें अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या सजेशन है? वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करे? मतलब क्या करे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए? रोज सवाल पढ़े या प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव लगा ले या सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव लगा ले या फिर किसी चैप्टर को थॉरोली पढ़ना पड़ता है? यस सर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे लगा ले, ऑब्जेक्टिव लगा ले, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, तो उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था इस बार, तो उस टेस्ट सीरीज का कितना फायदा हुआ एग्जाम में? बहुत फायदा होता है उससे, मतलब हमें नए नए क्वेश्चंस भी मिले जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और हमें अपनी कैपेबिलिटी पता चली कि हम कितने मतलब फास्ट हैं, कितने पेपर हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, टाइम लिमिट पता चला, और हमें बहुत हेल्पफुल रहा वो। अच्छा, ठीक है, तो बताने के लिए काफी थैंक यू आपका, और उम्मीद है आगे अच्छा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये है संजना, इन्होंने जो है 84% स्कोर किया हुआ है, 84। हाँ। और ये सेंट पॉल स्कूल की हैं, दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली। तो संजना, क्या सजेशन देना चाहोगे अपने जो अभी अपकमिंग बच्चे जो हैं 10th में आ रहे हैं, कि वो किस तरीके से इस बदले हुए पैटर्न की तैयारी करें, या फिर उनको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल सपोर्ट मटेरियल के अलावा, और क्या क्या करना चाहिए? सिलेबस कब तक खत्म कर देना चाहिए, या फिर बारे में कुछ? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सिलेबस 6 मंथ तक कंप्लीट कर देना चाहिए, यानी कि नवंबर स्कूल खुलने के बाद। हाँ, नवंबर तक कंप्लीट कर देना चाहिए। और एनसीईआरटी बेसिक है तो सपोर्ट मटेरियल एग्जाम्पलर लगाना चाहिए, और अगर जो नया पैटर्न आया उस हिसाब से देखा जाए तो हमें मतलब गो थ्रू करना चाहिए बुक के हर एक लाइन से, ताकि हम ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार हो पाए, क्योंकि 20 मार्क्स उसी से आएंगे डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव जो है वो बुक्स के बेसिक से आते हैं, ठीक है? हाँ, तो बेसिक्स करने हैं। जो टेस्ट सीरीज हमने लिया था लास्ट में, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे, तो उनका कितना ज्यादा एडवांटेज हुआ पेपर में हमारे? क्या उनका कितना ज्यादा रोल था? सर पैटर्न
सर पैटर्न तो रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का हमें पता लग जाता है, एक आइडिया होता है किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट ही होंगे, क्योंकि इस बार एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था। देखा जाए तो 10% हुआ होगा रिपीट। अच्छा, वैसे तो देखा जाए लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा है। लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर जैसे मान लिया हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज दिया था, तो उसमें हमारा टाइम का पता चल रहा था कम है कि ज्यादा है, तो अपनी गलतियां पता चल पाती हैं हाँ इस वगैरह में? हाँ, उससे हमारी स्पीड इम्प्रूव हो गई थी। हमें पता था कि 3 आवर के अगर टाइम है तो हमें उसमें इतना करना पड़ेगा कि इतनी जल्दी कंप्लीट करें ताकि चेक करने का टाइम बच जाए। अच्छा, यानी कि हमें जो है एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सपोर्ट मटेरियल, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, इन चारों बुकों को करना जरूरी है। सिलेबस हमें नवंबर तक खत्म कर देना हाँ चाहिए अकॉर्डिंग टू। और जी। अगर ये पूछा जाए कि जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो एक ग्रुप बना था हमारा पढ़ने का, तो उसमें क्या एडवांटेज था कि दूसरा सवाल लगा रहा है तो हमें उससे देख के मोटिवेशन मिलती थी, ग्रुप में पढ़ने का फायदा होता था कि दूसरा लगा ले रहा, मैं नहीं लगा पा रहा तो घर पे मेहनत करते थे, कुछ इस तरीके का था हमारे यहाँ जब हम लोग पढ़ते थे। हाँ सर, हाँ तो डाउट एक क्लियर हो जाते थे, पता लगता था कि क्या बच रहा है मेरा जो उसने कर लिया, अच्छा, इससे तो पता लग जाता था। आगे आपको क्या करने का मन है? आप आगे कौन से स्ट्रीम में जाना चाहेंगी? साइंस। साइंस लेना है, ठीक है, तो आपको आपकी आने वाली स्ट्रीम के लिए या फिर आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। और नंबर आपने अच्छा किया है, ठीक है, तो थैंक यू समय देने के लिए। तो ये हमारा जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसमें रवि, इनका नंबर आया हुआ है 86% से ऊपर, ठीक है, तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन नंबर के लिए। और रवि, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हें अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। तो अभी मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसको बस जस्ट जवाब देना है। जैसे इस बार का पेपर कैसा था, क्योंकि इस बार तो पैटर्न बदला था, तो 10-10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए थे, तो उससे क्या असर पड़ा नंबरों पे? मतलब पहले जो सवाल आते थे उसमें तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाते थे या फिर आधे मिल जाते थे लिखने पे, पर ऑब्जेक्टिव की वजह से 10 नंबर का हर सब्जेक्ट में एक लॉस सा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहना है, कैसा पेपर था, ऑब्जेक्टिव का कैसा एक्सपीरियंस था, कि किस तरीके से जो है वो अफेक्ट कर रहे थे, मतलब क्या प्रिडिक्ट करके गए थे और क्या उसमें लिख पा रहे थे? सर प्रेडिक्ट तो साइंस में थोड़ा सा अलग हो गया था सीन, की जो लगा था आएगा उसकी वजह कुछ और ही आ गया था बिल्कुल, अच्छा, तो उसमें हुई थी थोड़ी सी दिक्कत। साइंस में जो है वो बेसिक्स पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव के तौर पे, हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ पूछा था? हाँ हिस्ट्री में भी सही था। हिस्ट्री ठीक थी। मैथ के हाँ बारे अच्छा में क्या कहना है? अगर मान लो कोई तैयारी करना चाहता है बच्चा, तो उसको क्या सजेशन होगा कि शुरू से मैथ के कौन सी बुक्स लगाए या फिर किस तरीके की पढ़ाई करे? मैथ्स के पहले तो सैंपल पेपर लगाने जरूरी है, एनसीईआरटी करनी है पहले, फिर सैंपल पेपर लगाने हैं, बहुत ज्यादा सैंपल पेपर लगाने हैं 10 सालों के क्योंकि उसी कम। उसी के हाँ, रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोगों ने भी जो है 10 ईयर के लगाए थे पीछे के, पास्ट 10 ईयर के, बहुत प्रीवियस ईयर के बहुत सैंपल पेपर लगाए थे पिछले 10 साल और के। सपोर्ट मटेरियल और एग्जाम्पलर भी। हाँ वो भी लगाए थे। आपसे ये दोनों बुक्स और कंसीडर करनी चाहिए। तो इसमें अभी आगे का क्या प्लान है, या फिर आगे क्या करने की सोच रहे हो आप अगर नंबर इतने अच्छे हैं तो फिर आगे क्या? आगे तो सर कॉमर्स किया है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज पढ़ने का सोचा है अभी। ठीक है, सबका अपना अपना थॉट है, कोई बात नहीं। तो हाँ, जैसा कि इस बार का पेपर में मैथ का स्टैंडर्ड और वो कर दिया गया था बेसिक्स, तो इससे भी कई लोगों के मन में एक डिवाइड हो गया था कि स्टैंडर्ड कैसा आएगा, बेसिक कैसा आएगा। तो मैथ का हाँ। पेपर एवरेज था, किस तरीके था? अगर मैं बोलूं एवरेज था, डिफिकल्ट था या फिर इजी था स्टैंडर्ड, तो नहीं उसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे था जो क्योंकि हाँ। कंफ्यूजिंग। तो अब आखिरी सवाल है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे ग्रुप में, जब सभी लोग ग्रुप में पढ़ा करते थे, या फिर यहाँ पे हमारे 15 बच्चों का जो बैच था, उसमें ग्रुप में पढ़ने पे क्या मतलब एडवांटेज था ग्रुप में पढ़ने का? क्या एडवांटेज आ रहा था इंडिविजुअल और ग्रुप में पढ़ने का? मतलब कैसा माहौल था जब हम लोग स्टडी कर रहे थे और जब हमने अपना सिलेबस? एडवांटेज था कि मतलब बोरिंग नहीं लगता था बिल्कुल भी, मस्ती से पढ़ते थे थोड़ा और फोकस करके भी पढ़ते थे, एक ऐसा नहीं सिर्फ मस्ती से। एक कंपटीशन का माहौल था उसमें कि दूसरा बंदा लगा रहा है तो मैं भी सवाल लगाऊं। हाँ वो तो है, पहले पहले करना पड़ता था, एक मतलब सवाल एक ही अंदर होता से होता था। था, हाँ, कि बगल वाला जो है। और एक बात और कि कब से जो है सैंपल पेपर लगाने शुरू कर देने चाहिए किसी भी बच्चे को? जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो दिसंबर में कर दिया था। हाँ दिसंबर में कर दिया क्या था, लगता है कि मतलब दिसंबर में करना नवंबर में चाहिए?
दिसंबर में करना चाहिए या मतलब बोलो बोलो। क्या? कह रहा हूँ जो सैंपल पेपर हमने लगाने शुरू किए थे हम लोगों ने अराउंड दिसंबर से, और हमारा सिलेबस जो है वो नवंबर के पहले खत्म हो गया था। तो किसी भी बच्चे को सैंपल पेपर कब से स्टार्ट करना चाहिए लगाना, दिसंबर से या फिर एग्जाम के 1 महीने पहले? कौन सा बेनिफिशियल रहेगा अगर अभी बताना हो तो? 1 महीने पहले से नहीं, मतलब थोड़ा पहले से लगाना चाहिए। और लास्ट मोमेंट में तो घबराहट सी होती है ना थोड़ी, तो उस टाइम वो समझ में नहीं आता, उस टाइम रिवाइज ज्यादा करना चाहिए। टेस्ट देना, एग्जाम के पहले टेस्ट देना कितना जरूरी है किसी को? उसमें क्या फायदा होता है, क्या गलतियां पता चल पाती हैं कि जो होने वाली हैं, उससे कितना कॉन्फिडेंस होता है ताकि मतलब आदत पड़ जाए। और जिस टाइम एग्जाम होता है उस टाइम पे टेस्ट दे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस टाइम ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहेगा और वो हो जाता है, मतलब कंसिस्टेंट बन जाता है। जिस टाइम पे एग्जाम हो रहा है उसी टाइम पे एग्जाम देने की प्रैक्टिस करें। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत से स्टैंडर्ड बुक ले लेते हैं लगाने के लिए, जैसे बहुत से, जैसे मैंने तो इस बार कोई बुक सजेस्ट नहीं किया था, ओनली सैंपल, एग्जाम्पलर, सपोर्ट मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो क्या ये तीनों किताबें एनफ हैं बोर्ड के लिए, अगर एक तैयारी करने वाला बच्चा बताए तो? अगर बुक्स लेनी है आपको तो ले लो, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे ख्याल से जो हेल्प करेगा सबसे ज्यादा वो तो सैंपल पेपर ही है। प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर, ठीक है। सैंपल पेपर और प्रीवियस तो आपको काफी टाइम हो गया, तो आपके समय देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अच्छी आप आगे और बढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, बाय। हाँ सर। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिया जो काफी अच्छा परफॉर्म किए थे, और ये सारे बच्चे जो है बहुत ही बेसिक्स लेवल के थे, और आप ये कह सकते हो कि शुरुआत से बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थे। 2-3 थे उसमें पढ़ने में काफी अच्छे, बाकी लोगों ने काफी मेहनत की थी, बहुत नीचे से ऊपर उठे थे। तो आप लोगों ने सुना इनकी बातें, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जो मैं देखता हूँ, जो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा ये है कि आप जो है बेसिकली 3-4 बुकों को फॉलो करो। जो एक आपका एनसीईआरटी होता है, ठीक है, पहला बेस उसको क्लियर करो। देन इसके बाद आप सपोर्ट मटेरियल, एग्जाम्पलर, इन दोनों को टोटली लगा जाओ। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 10 ईयर के, पीछे के 10 सालों के पेपर। उससे आपको क्या होता है, पेपर लगाने से आपको आइडिया आता है कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। देन आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए नवंबर के पहले। पहली बात, नवंबर के पहले अगर आप सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हो तो फिर आप जो है डेंजर जोन में हो, काफी मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप दिसंबर के पहले, नवंबर के पहले सिलेबस खत्म कर लेते हो, वो बेटर है, क्योंकि हम लोगों ने जो तैयारी करी थी उसमें हमने नवंबर के पहले खत्म कर लिया था, और एक बार रिवीजन करने के बाद हमने क्वेश्चन पेपर भी लगाए थे, प्रीवियस पेपर भी लगाए थे। इसके बाद पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है लोगों को, और कोई भी मतलब अगर आप रेफरेंस बुक के तौर पे कई लोग लक्ष्मी सिंह को फॉलो करते हैं, आप उसको एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप केवल सपोर्ट मटेरियल और बुक्स और बाकी जो लेक्चर्स है और क्लास अटेंड करते हो तो काफी इनफ होता है आपके लिए, उसमें सारी चीजें बता दी जाती है। दूसरी बात जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो, तो बेटर है कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। दूसरी बात, जैसे मैं एक किसी भी बच्चे को सजेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप पढ़ते हो आप ये देखो कि आप के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। जैसे बहुत ज्यादा मैंने देखा हुआ है, मैथ हो, साइंस हो, उसमें लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते, जस्ट याद कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, चाहे वो उनके समझ में आया हो ना आया हो। तो ऐसी नॉलेज काफी खतरनाक होती है। आपको जब तक उसके, आप अपने जो भी टीचर से पढ़ रहे हो रिस्पेक्टेड, आप उसको पूछो कि ये ऐसा क्यों है। सबसे पहला ही सवाल उठाया करो आप कि मैं इस चीज को पढ़ी क्यों रहा हूँ। पहला सवाल कि आप किसी चीज को पढ़ क्यों रहे हो, जरूर पूछा करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हो उसका रीजन क्या है। दूसरी बात, नवंबर के पहले सिलेबस खत्म करो। सबको एटलीस्ट कोचिंग के बाद 3 से 4 घंटे पढ़ने चाहिए। बाकी बच्चों ने भी टाइम मैनेज किया था अपना, तो जैसे मान लिया आप 10 बजे खाली हो जाते हो रात में, तो आप 10 से बैठ के 1 बजे तक पढ़ लो, ठीक है। और अगर एक साल अगर आप 5 से 6 घंटे सोते हो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी हेल्थ पे, और आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 3 बुक्स लगानी है, एनसीईआरटी, सपोर्ट मटेरियल और एग्जाम्पलर। इसके बाद 10 साल का पेपर लगाना है, यानी कि आपको 3 महीने पहले, यानी जनवरी, दिसंबर और पूरा फैब, हाफ फैब मिलता है। तो आप नवंबर में अगर खत्म कर लेते हो स्टार्टिंग में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपको 3 मंथ चाहिए होता है इन सभी को करने के लिए। आप कोई भी बुक ले सकते हो जो आपको मार्केट में अवेलेबल होती है प्रीवियस ईयर की, जो कि क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर ना दिया हो, क्वेश्चन के बाद उसका सोल्यूशन दिया हो, पहले सारे पेपर दिए हो, देन उसके बाद सोल्यूशन दिया हो, ताकि आप पेपर सॉल्व करते वक्त हिंट ना ले पाओ,
ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो इंडिया के किसी भी कोने में, आप बेहतर रिजल्ट कर जाओगे किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप ये देखो कि जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लेते हो तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखो आप जो एग्जाम में आए हुए, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो। ठीक है। तो अगर आप लास्ट तक लगे रहते हो तो आप काफी कुछ अच्छा कर जाओगे। ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है। बाकी बहुत से एडवांस बुक आती है, कोई सजेस्ट करते हैं कि ये लगाओ वो लगाओ, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है। 10th लेवल को, बोर्ड को क्लियर करने के लिए कोई समस्या नहीं। 10th के अलावा आपको एग्जाम देना है, देन आप हायर के लिए जा सकते हो। बोर्ड देना है ना, बाकी जितने बताया मैंने। ठीक है।